फ्रॉम एक्सिलरी आर्टरी। लेकिन जो मीडियल कार्ड है इट इज़ वेरी वेरी नियर टू द एक्सिलरी आर्टरी, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, मीडियल कार्ड कहते हैं। लेकिन जो पोस्टीरियर डिवीजन है ना, ये सारे जब मिलकर कौन सा कार्ड बनाते हैं, पोस्टीरियर। अगर ये एक्सिलरी आर्टरी पड़ी है तो इसके बिल्कुल बैक साइड पे बनती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कार्ड। तो जो MCQ क्वेश्चन बनता है वो ये है कि द कार्ड्स इन द ब्रेकियल प्लेक्सस आर गिवन द नेम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन टू इट्स स्ट्रक्चर, आंसर इज एक्सिलरी आर्टरी। तो हम MCQ ऐड करें पहले, क्योंकि क्वेश्चन आता है। इस कार्ड को देखे कुछ लोग कहते हैं ना कि सारे पोस्टीरियर डिवीजन मिलकर पोस्टीरियर कार्ड बनाते, इस तरह नहीं है। इन सब को नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन टू एक्सिलरी आर्टरी। तो लेके द कार्ड इन द ब्रेकियल प्लेक्सस, the cards in brachial plexus are given the names according to relation with answer is axillary artery, एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन याद रखने हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस के जो कार्ड है, जो मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर कार्ड है, इन सब को जो नाम हमने दिया है वो किस चीज़ की रिलेशन की बेसिस पे, एक्सिलरी आर्टरी की बेसिस पे हमने दिए हैं। एक्सिलरी आर्टरी है क्या, इसकी एनाटॉमी क्या है, वो हम ब्लड जब पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब, उसमें हम डिस्कस करेंगे। इंजरीज की तरफ आते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर कौन कौन सी पॉसिबल इंजरीज हो सकती है। नंबर फर्स्ट इसका अर्थ पैरालिसिस या अर्थ पॉलिसी, पहले को हम कहते हैं अर्थ पैरालिसिस और अर्थ पॉलिसी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है पेपर में कि व्हाट इज अर्थ पैरालिसिस और अर्थ पॉलिसी, ये नाम तो सुना होगा ना। इसका मतलब ये है कि अर्थ पॉलिसी इज अ क्लिनिकल इंजरी इन विच देयर इज प्रॉब्लम लाइज इन दी अपर ट्रंक। ये किस ट्रंक का मसला है, अपर ट्रंक का। तो अर्थ पॉलिसी के अंदर नीचे आप लोग यहाँ पे हेडिंग लेके कि साइट ऑफ इंजरी, इसमें साइट ऑफ इंजरी कहाँ पे होगी, देखें साइट ऑफ इंजरी। तो देखें ब्रेकियल प्लेक्सस में ये 5 जो पहले है 5, दीज आर कॉल्ड ऑफ रूट्स। फिर क्या बनते हैं, ट्रंक बनते हैं। इसके बाद क्या होती है, डिवीजन, डिवीजन के बाद कार्ड्स और कार्ड्स के बाद ब्रांचेस। ये 5 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसका मतलब ये है इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ विच ट्रंक, अपर ट्रंक, इससे जो क्लिनिकल आउटकम मिलता है हमें, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ पॉलिसी। तो ये इनडायरेक्टली वन लाइन क्वेश्चन भी होता है कि अर्थ पॉलिसी के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सस की किस एरिया के ऊपर इंजरी होती है, आंसर इज अपर ट्रंक। तो साइट ऑफ इंजरी के सामने लेके दिस इज अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, the site of injury is upper trunk of brachial plexus। नेक्स्ट इसमें लिखे कि अर्थ पॉलिसी के अंदर रूट इन्वॉल्व, कि जनाब इस पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी रूट इन्वॉल्व होगी। तो अगर किसी को ये पता है कि इसके अंदर अपर ट्रंक का मसला होता है, तो अपर ट्रंक किस रूट से मिलकर बनती है, C5 एंड C6। क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है ना, इस इंजरीज को समझने के लिए यू पीपल शुड नो द ड्राइविंग डायग्राम ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो अगर अपर ट्रंक की मसला है तो अपर ट्रंक किस रूट से मिलकर बनी है, C5 एंड C6। तो यहाँ पे आप लोग लेके C5 एंड C6, ये हर एक MCQ है। अब आप लोगों को पेपर में और डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस तरह पूछता है। लेकिन अर्थ पॉलिसी इज विच ट्रंक इंजरी इन ब्रेकियल प्लेक्सस, अपर ट्रंक। अर्थ पॉलिसी के अंदर कौन से 2 रूट्स इन्वॉल्व होंगे, आंसर इज C5 एंड C6। इसके फिर लेके काजेस, तो व्हाट आर द काजेज ऑफ अर्थ पॉलिसी, अर्थ पॉलिसी किन किन कंडीशन में हो सकती है। तो इसके जनाब काजेज में अगर आप लोग लिखे कि व्हाट आर द डिफरेंट काजेज ऑफ अर्थ पॉलिसी, नंबर 1 इज अनड्यू या फोर्सफुल सेपरेशन ऑफ हेड ऑफ फीमर फ्रॉम शोल्डर जॉइंट, हेड ऑफ फीमर सॉरी, तो लेके फोर्सफुल सेपरेशन of head of humerus from shoulder। अगर हम शोल्डर से बहुत फोर्सफुली जोर से ह्यूमरस की हेड को खींचे
तो इससे जनाब किस ट्रंक को मसला हो सकता है? अपर ट्रंक। नंबर 1 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शोल्डर इंजरीज जितने भी है, एक बंदा है वो जनाब रोड ट्रिप एक एक्सीडेंट में लग गया है, उसकी शोल्डर इंजरीज हुई है, या एक बंदा है वो किसी हाइट से गिर गया है लेकिन उसकी कौन सी साइड इंजर्ड हो चुकी है? शोल्डर। उन सब कंडीशन के अंदर C5 C6 रूट के चांसेस है कि वो डैमेज हो जाए, और अगर C5 C6 चले गए तो फिर किस ट्रंक का मसला होगा? अपर ट्रंक। लेकिन इसका जो एक और MCQ क्वेश्चन आता है वो बच्चों में कि अर्थ पॉलिसी का बच्चों में मोस्ट कॉमन काज क्या है? आंसर इज फोर्सफुल डिलीवरी ऑफ बेबी। देखिए, अगर बच्चे की बर्थ होती है ना, बर्थ के दौरान, तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बेबी दैट इज कमिंग आउट ड्यूरिंग द बर्थ इज हेड ऑफ द फीटस। पहला पार्ट कौन सा निकलता है? हेड। और हेड पार्ट जो है ना, इसको हम कहते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन गायनी के अंदर। मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है जो फीटस का जो पहले आएगा वो क्या है? वो हेड पार्ट होता है। कभी कभार जो नर्सेज होती है ना, वो बच्चे की हेड को पकड़ती है और वो उस तरह जो है ना फोर्सफुली उसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, और जो कभी कभार वो इस हेड को पकड़ती है नर्सेज और वो आगे की तरफ फोर्सफुली उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो वो इस हेड को थोड़ी सी एलिवेट भी करती है। अगर बच्चे की हेड को हम एलिवेट करें तो यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस के इंजरी चांसेस क्या होते हैं? वो ज़्यादा होते हैं। तो फिर ये बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो उसकी अपर लिम्ब में सेंसेशन और मोटर एक्टिविटी नहीं होती। तो फिर हम कहते हैं जनाब अगर इसकी हम स्पीच ले फिर इन्वेस्टिगेशन करें और उसकी अपर ट्रंक पे इंजरी हो तो हम कहते हैं कि इस बच्चे में कौन सी पॉलिसी है? अर्फ पॉलिसी है। लेकिन अर्फ पॉलिसी इज मोस्ट कॉमनली सीन आफ्टर द बर्थ इन अ चिल्ड्रन in which there is improper delivery of the children or forceful delivery of the children। याद रखें, इसमें जनाब जो मेन नर्व इन्वॉल्व होगी या नर्व खराब होगी वो कौन सी नर्व होगी? क्योंकि इस अपर ट्रंक से बाद में जाकर आखिर में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बनती है। उस नर्व की खराबी की वजह से देयर विल बी नो फ्लेक्शन, हैंड की फ्लेक्शन नहीं होगी। तो इन लोगों की ऑल द टाइम जो हैंड है वो क्या रहती है? एक्सटेंड रहती है। क्योंकि इस क्लास से पहले मैंने आप लोगों को ये बात की है कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज द नर्व विच हेल्प इन द फ्लेक्शन ऑफ द हैंड। और अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व गई तो फिर हैंड ऑल द टाइम क्या रहेगा? एक्सटेंड रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस आर्म के अंदर जितने भी कंपार्टमेंट के ऊपर फ्लेक्सर मसल है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो अब देखिए डैमेज मसल या मसल टू बी डैमेज कि वो कौन कौन से मसल्स है? मसल टू बी डैमेज इन अर्फ पॉलिसी, टू बी डैमेज इन अर्फ पॉलिसी। ये भी MCQs है कि वो कौन कौन सी मसल है जो अर्फ पॉलिसी के अंदर क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। तो इसमें जनाब द फर्स्ट मसल इट इज़ मेनली डैमेज दैट इज़ नोन एज बाइसेप मसल। द फर्स्ट बल्कि मसल which is damaged in अर्फ पॉलिसी is which muscle? Bicep muscle. Bicep present in the interior aspect of the arm or posterior? आंसर इज इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म। ये फ्लेक्सर मसल होता है। ट्राइसेप कहाँ पे होता है? ये बैक ऑफ द आर्म पे होता है, वो एक्सटेंसर मसल होता है। बाई का मतलब है टू, सिप मीन हेड। ये ऐसा मसल है कि इसके कितने हेड्स होती है? 2, इसलिए इसको हम बाइसेप ब्रेकियाई मसल कहते हैं या बाइसेप मसल। ट्राइसेप के 3 हेड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइसेप। तो ट्राइसेप हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, बाइसेप हेल्प इन द फ्लेक्शन ऑफ द आर्म। तो एक तो बाइसेप मसल खराब होगा। नेक्स्ट जनाब इसके अंदर जो मसल खराब हो सकता है दैट इज कॉल्ड ब्रेकियोरेडियलस। ब्रेकियोरेडियलस और एक है कोराकोब्रेकियलस। कोराकोब्रेकियलस और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आंसर इज डेल्टॉइड मसल। कौन सा मसल? डेल्टॉइड मसल। ठीक है। इट इज़ आल्सो बिकम डैमेज इन केस ऑफ अर्फ पॉलिसी। लेकिन डेल्टॉइड मसल थोड़ा सा साइड पे होता है, इधर मेन बल्कि मसल होता है साइड पे। लेकिन इस आर्म के जो बिल्कुल फ्रंट पार्ट है ना, इंटीरियर पार्ट है, इसके अंदर टोटल कितनी मसल पाई जाती है? 3। बाइसेप मसल, ब्रेकियोरेडियलस एंड कोराकोब्रेकियलस। इसको एनाटोमी वाले प्रोफेसर कहते हैं। आप लोग याद रखें BBC चैनल होता है। तो BBC चैनल अगर आप लोग याद रखें, यू पीपल विल नो द फ्लेक्सर मसल ऑफ द हैंड स्पेशली इन द आर्म। B स्टैंड फॉर बाइसेप मसल, नेक्स्ट B इज ब्रेकियोरेडियलस
देन सी इज कोराकोब्रेकियलस और आखिर में क्या आता है डेल्टाइड मसल। ये सारे के सारे मसल मेनली डैमेज हो जाते हैं व्हेन देयर इज इंजरी इन द ब्रेकियल प्लेक्सस स्पेशली इन द अपर ट्रंक के अंदर। फिर इसमें जनाब इन मसल्स का काम क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन दीज मसल्स हेल्प इन दी फ्लेक्शन ऑफ द हैंड। एक तो फ्लेक्शन फिर नहीं होगी, फिर अगर हम इस हैंड को इस तरह लेके जाते, ये इस किसका काम है डेल्टाइड का काम। डेल्टाइड हेल्प इन दी एबडक्शन ऑफ द हैंड। हैंड को बॉडी से अवे लेके जाना इस कॉल्ड एबडक्शन, और हैंड को बॉडी के साथ मिलाना इस कॉल्ड एडक्शन। तो डेल्टाइड हेल्प इन दी एबडक्शन ऑफ द हैंड, याद रखें। तो फिर अर्ब पॉलिसी के अंदर डेल्टाइड की खराबी की वजह से द हैंड विल बी लाइक एडक्टेड, क्योंकि क्या नहीं होगा एबडक्शन नहीं होगा, इसका नॉर्मल काम है एबडक्शन। अगर ये ख़राब हो जाए तो द हैंड बिकम एडक्टेड। इन मसल का काम ये है, अगर मेरा हाथ ऐसा है, इस हाथ को अगर आप इस तरह घुमाएं, ये मैं बाहर की तरफ घुमा रहा हूँ कि अंदर की तरफ, शाबाश बाहर की तरफ, दैट इज कॉल्ड लेटरल रोटेशन। और ये क्या है मीडियल रोटेशन। दीज मसल्स हेल्प इन द लेटरल रोटेशन ऑफ द व्हाट हैंड। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दिस इज कॉल्ड पाम ऑफ द हैंड। ये फ्रंट है और इसको हम कहते हैं डोर्सल पार्ट। अगर फॉर एग्जांपल इसका अगर किसी का हाथ ऐसा है, मतलब द पाम इज फेसिंग टुवर्ड यू पीपल, दैट इज कॉल्ड सुपिनेशन। इसको क्या कहते हैं सुपिनेशन। तो अगर फॉर एग्जांपल palm of the hand facing is called, that is called supination। नाम सुना है ना, supination को हम supine position जिसको कहते हैं। और अगर हम हाथ को उल्टा करें और ये डार्सल पार्ट आप लोगों की तरफ आ जाए, उसको क्या कहते हैं प्रोनेशन कहते हैं। तो प्रोनेशन और सुपिनेशन ये दोनों वर्ड भी आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर एक बंदा सोया हुआ है, बिल्कुल सोया हुआ है, लेकिन इसकी एब्डोमेन इज फेसिंग अपवर्ड, इस तरह सोया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। अगर वो उल्टा सो जाए तो उसको क्या कहते हैं प्रोन पोजीशन। अगर हाथ ऐसा है दैट इज कॉल्ड सुपाइन, अगर ऐसा है तो फिर प्रोन पोजीशन, उलट। तो क्वेश्चन ये है कि ये मसल जो है ये सुपिनेशन में काम करते हैं, लेकिन अगर ये मसल खराब हो जाए तो फिर हाथ क्या हो जाएगा प्रोनेटेड हो जाएगा। इन मसल के मैंने कितने काम बताए आप लोगों को 4, याद रखिए। इस मसल का जो नॉर्मल काम है इन ग्रुप के अंदर नॉर्मल फंक्शन ये है फ्लेक्शन का काम करते हैं, फ्लेक्शन का काम करते हैं। इन मसल का काम ये है कि ये जनाब लेटरल रोटेशन में काम करते हैं, एंड ये लिखे लेटरल रोटेशन। इन सब मसल का काम और क्या है शाबाश एडक्शन और एबडक्शन, एबडक्शन का काम करते हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट और किसमें सुपिनेशन का काम करते हैं। वेरी गुड सुपिनेशन। दीज 4 मसल टुगेदर विल वर्क फॉर दीज 4 फंक्शंस। ये 4 फंक्शन ये करते हैं। सो दीज मसल हेल्प इन द फ्लेक्शन ऑफ द हैंड, दीज ग्रुप ऑफ मसल्स हेल्प इन द लेटरल रोटेशन ऑफ द हैंड, दीज मसल आल्सो हेल्प इन द एबडक्शन, और आंसर आखिर में क्या है सुपिनेशन है। अब जनाब एक अर्ब पॉलिसी का पेशेंट है, तो इसके लिए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कि हाउ द पेशेंट विल बी प्रेजेंटेड इन केस ऑफ अर्ब पॉलिसी। और आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई ये अर्ब पॉलिसी का पेशेंट है। आप लोगों को बहुत आसान करे तो कोई भी इतना आसान करके नहीं पढ़ाता है, लोग उसको बस जान चुड़ाते क्लिनिकल केस में लिखवाते। लेकिन जब आप लोग एनाटॉमी इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे आप लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि पहले आप लोगों को इन सब चीज़ों का नॉर्मल पता होना चाहिए कि इसका नॉर्मल काम क्या है, ठीक है। तो 4 चीज़ें हमने पढ़े। अगर जनाब अर्ब पॉलिसी का पेशेंट आ जाए तो उसमें किस ट्रंक की इंजरी होगी अपर ट्रंक इंजरी की वजह से इस बंदे की ये जितने भी मसल्स हैं ये क्या हो जाएंगे ये ख़राब हो जाएंगे। जब ये ख़राब होंगे तो फ्लेक्शन होगा कि फिर हाथ एक्सटेंड रहेंगे, शाबाश एक्सटेंड, क्योंकि इनका नॉर्मल काम क्या है फ्लेक्शन है। और ये तब करेंगे जब अपर ट्रंक इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर अपर ट्रंक पे इंजरी है, अर्ब पॉलिसी में अपर ट्रंक की ब्रेकियल प्लेक्सस में अगर इंजरी है तो फिर फ्लेक्शन की बजाय द पेशेंट विल प्रेजेंटेड टू यू इन द क्लिनिक विद एक्सटेंडेड हैंड। नंबर 1 पॉइंट एक्सटेंडेड हैंड, मतलब वो बंदा जब आएगा उसकी हाथ इस तरह होगी, मतलब ये फ्लेक्शन नहीं करेगा। तो अगर फ्लेक्शन नहीं होगा तो हाथ क्या हो जाएगा एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस तरह एक एक्सटेंडेड है। फिर इसमें लेटरल रोटेशन होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, तो इनडायरेक्टली हाथ किस पे चली जाएगी अपोजिट मीडियल रोटेशन पे जाएगी। इन सब का आप लोग उलट लिखे मीडियल रोटेशन, और मीडियल रोटेशन के बाद क्या होगी एबडक्शन होगी। हाँ
एबडक्शन नहीं होगी तो हाथ क्या होगा, एडक्टेड होगा, एडक्टेड अपोजिट एडक्टेड होगा, एडक्टेड। और आखिर में लेके हाथ सुपिनेशन नहीं करेगा तो हाथ किस में चले जाएंगे, प्रोनेशन में चले जाएंगे। तो द हैंड विल बी गोज इन दी प्रोनेशन। अब आते हैं जनाब, इसको एक पेपर में एग्जाम क्वेश्चन में इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। देखे बहुत आसान है, इसको हम कहते हैं ना कि जनाब इधर देखे, हाथ फ्लेक्शन की बजाय किस पे चला जाएगा, एक्सटेंशन में। एबडक्शन की बजाय हाथ क्या होगा, एडक्टेड। लेटरल रोटेशन की बजाय किस में जाएगा, मीडियल रोटेशन। और जब देखे इस हाथ को अगर मैं मीडियली रोटेट करूँ तो मेरे हाथ का जो बैक साइड है वो आप लोग को आएगा ना, ये सुपिनेशन है कि प्रोनेशन है, प्रोनेशन। तो देखे मुझे बताए ये कौन सा है, एक्सटेंडेड, एडक्टेड, मीडियली रोटेटेड एंड प्रोनेटेड। इसको जनाब जिस तरह लोग रिश्वत लेते हैं इस तरह करते हैं ना, या वेटर जब आता है ना किसी भी होटल में तो वो कहते हैं कि पैसे दे दे या रिश्वत देते हैं। इसलिए आप लोगों ने बहुत से लोग देखे होंगे इन लोगों का हाथ इस तरह होता है। दिस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेटर टिप एनोमली। इसको क्या कहते हैं, वेटर टिप एनोमली, या इसको लोग पुलिसमैन टिप एनोमली भी कहते हैं। लोग कहते हैं जब पुलिस वाले रिश्वत देते हैं तो कहते हैं कि बस चुपके से दे दे, इस तरह है ना। तो इस तरह की हाथ दैट इज कॉल्ड पुलिसमैन टिप एनोमली या वेटर टिप एनोमली। That will be the clinical outcome when there is damage at which trunk of brachial plexus upper trunk, and that palsy is known as ARP palsy। इन सब की जो कॉम्बिनेशन सेट बनती है ना, इसको हम कहते हैं वेटर टिप एनोमली, एनोमली या आर पुलिसमैन टिप एनोमली। ये याद रखें, ठीक है। पुलिसमैन टिप एनोमली या वेटर टिप एनोमली दैट इज सीन इन वेयर, इन केस ऑफ विच पॉलिसी, आर्प पॉलिसी। तो इसके जनाब 4 एमसीक्यूज है। 4 एमसीक्यूज कौन कौन से हैं, आर्प पॉलिसी के अंदर किस ट्रंक पे डैमेज होता है, अपर ट्रंक। कौन से रूट जाएंगे, C5 C6। द पेशेंट विल बी, इसमें यह भी एक एमसीक्यूज है एनाटॉमी के अंदर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ आर्प पॉलिसी इज टू एक्सेप्ट। तो आप लोग को नंबर 1 एक्सटेंशन ऑफ द हैंड, नंबर 2 प्रोनेटेड हैंड, नंबर 3 देयर विल बी अनदर इज एडक्टेड ऑफ द हैंड एंड लेटरल रोटेशन। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मीडियल रोटेशन। तो ये 4 सेट आप लोगों ने याद रखना है। अगर ये नॉर्मल आप लोगों को पता हो तो ये एबनॉर्मल फिर आसान होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पुलिसमैन टिप एनोमली। इसकी जो मैनेजमेंट है उसकी जो है ना डिपेंड होता है काज ऑफ द आर्प पॉलिसी, कि आर्प पॉलिसी की काज क्या है और उसकी डैमेजिंग सिविरिटी कितनी है, उस पर हम जाकर फिर। लेकिन यूजुअली आर्प पॉलिसी इज़ नॉट रिकवरेबल, क्योंकि ये पॉलिसी है फिर ये जनाब क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। लेकिन अगर बच्चों में हम अर्ली उसको डायग्नोज करें तो फिर बच्चों को हम जनाब मल्टीपल तरीक़ों से क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं और पॉलिसी की मोर सिविरिटी या डैमेज को क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं। क्लियर है। वो नहीं जाएगी। डॉर्सल स्केपुलर नर्व वाज द ब्रांच ऑफ डायरेक्ट C5, लेकिन दिस इज द डैमेज टू द अपर ट्रंक। अपर ट्रंक इज कम अपवर्ड, वो तो यहाँ से निकलती है। फ्रेनिक नर्व तो यहाँ से आती है, C3 C4 C5, ये तो नई डैमेज है। मसला यहाँ पे है, तो अगर ये मसला करेगा तो बैकवर्ड मसला किस पे भी जा सकता है, C5 C6 पे भी जा सकता है। लेकिन अगर C5 को डायरेक्ट डैमेज हो जाता तो फिर उसके अंदर डॉर्सल स्केपुलर नर्व डैमेज के चांसेस तो ज़्यादा होते हैं। लेकिन आर्प पॉलिसी के अंदर जो मेन मसला है वो किस ट्रंक का होता है, अपर ट्रंक का होता है। नेक्स्ट पॉलिसी जो इम्पोर्टेंट है उसको कहते हैं क्लमकीज पैरालिसिस। एनेस्थीसिया का वेरी गुड, एनेस्थीसिया का रोल है, लेकिन जो अर्प पॉइंट है या अपर ट्रंक वो बिल्कुल यहाँ पे क्लेविकल के नीचे बनता है, जो एक्सिलरी आर्टरी के मतलब एक्सिलरी आर्टरी के साइड पे बनता है। तो एनेस्थीसिया यहाँ पे बहुत कम देते हैं, लेकिन एनेस्थीसिया के 3 टाइप्स होती है, लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। कभी कभार हम एक साइड को जनाब एनेस्थेटाइज करते हैं और उसमें बंदे की कॉन्शियसनेस लेवल क्या होती है, नॉर्मल, वो लोकल एनेस्थीसिया जिसमें लोग बातें भी करते हैं। लेकिन याद रखें अगर हम पूरे लेम को, एक पूरे रीजन को जनाब ब्लॉक करते हैं उसको हम रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सस को हम एनेस्थेटाइज करके पूरे अपर लिम्ब को क्या करते हैं, एनेस्थेटाइज।
उस दौरान अगर हम अपर लिब में एनेस्थीसिया देंगे और गलती से हमसे अपर ट्रंक डैमेज हो जाए तो उस वजह से फिर क्या हो सकता है, हर्प पॉलिसी। सो हर्प पॉलिसी विल बी द रिजल्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है, अब आते हैं क्लमकीस पॉलिसी की तरफ। व्हाट इज मीन्ड बाय क्लमकीस पॉलिसी? इन दोनों पॉलिसी से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इस पे आप लोग जितना मैंने लिखा है इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, बुक में भी इतना नहीं है, आप लोग को ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए और पॉइंट्स। इसके बाद द नेक्स्ट इज क्लमकीस पैरालिसिस। क्लमकीस पैरालिसिस, क्लमकीस पैरालिसिस इज आल्सो वन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। ये भी ब्रेकियल प्लेक्सिस की क्या है, इंजरी है। लेकिन इसमें लेके साइट ऑफ इंजरी, कि साइट ऑफ इंजरी कौन सी होगी? इसमें जनाब जो साइट ऑफ इंजरी है ब्रेकियल प्लेक्सिस में, दैट इज यूजुअली लोअर ट्रंक। ये किस ट्रंक की इंजरी है, लोअर ट्रंक। हर्प पॉलिसी किस ट्रंक की इंजरी है, अपर ट्रंक। लेकिन क्लमकीस पॉलिसी या क्लमकीस पैरालिसिस इज द इंजरी ऑफ लोअर ट्रंक। सो लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ओके, इसमें लिखिए रूट्स इन्वॉल्व। लोअर ट्रंक किस रूट से मिलकर बनती है? हाँ जी, C8 एंड T1, C8 एंड T1, इसके अंदर ये रूट्स खराब हो सकते हैं क्योंकि लोअर ट्रंक इज द यूनियन ऑफ C8 एंड T1। लेकिन याद रखें कि मोस्ट कॉमनली अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि ठीक ये रूट तो इसमें खराब हो सकते हैं, मेनली कौन सा रूट खराब हो सकता है? आंसर इज T1। इसका मतलब यह है कि T1 रूट इज मेनली इन्वॉल्व इन क्लमकीस पॉलिसी, बट C8 इज पार्टली या पार्शियली इन्वॉल्व इन केस ऑफ क्लमकीस पैरालिसिस। तो द मेन रूट C8 और T1 दोनों ठीक है, दोनों इस पॉलिसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इन दोनों में से जो मेन रूट इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? T1 होता है। अब लेके काजेज ऑफ इंजरी, व्हाट इज द काजेज? इसकी काजेज कौन कौन सी है? काजेज ऑफ इंजरी, ठीक है। नंबर 1, फोर्सफुल पुलिंग ऑफ द हैंड, फोर्सफुल पुलिंग ऑफ द हैंड ड्यूरिंग फाइट। मतलब फाइट के दौरान अगर एक बंदा है वो किसी का हाथ पकड़कर जोर से उससे खींचने की कोशिश करे तो उसकी जनाब लोअर ट्रंक इंजरी के चांसेस ज़्यादा होती है। मतलब जोर से किसी से हाथ क्या करना, खींचना, उसमें लोअर ट्रंक के डैमेज चांसेस ज़्यादा होती है। या हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, हैंगिंग फ्रॉम ट्री, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो किसी दरख्त से हैंग है, वो मतलब ऊपर से इस तरह जनाब हैंग हुआ है, तो उसका लोअर पार्ट को ज़्यादा जोर मिलेगा कि नहीं? इसका मतलब ये है कि किसी को अगर ज़ोर से हम खींचे हाथ से, या कोई बंदा है वो दरख्त से इस तरह हैंग हुआ है, इन दोनों पार्ट में लोअर ट्रंक के ऊपर ट्रैक्शन ज़्यादा मतलब लगेगी, और इन दोनों को हम कहते हैं ट्रैक्शन फोर्सेस या ट्रैक्शन इंजरीज। ट्रैक्शन इंजरीज वो है जिस पे टोटल वेट लोअर ट्रंक पे लगता है। तो इन दोनों कंडीशन में अगर किसी से आप ज़ोर से हाथ खींचे या कोई बंदा दरख्त से हैंग हुआ हो जाए, दोनों कंडीशन में लोअर ट्रंक के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगता है और उसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर लोअर ट्रंक की इंजरी हो जाए और उससे जनाब अपर लिम्ब के जो है ना मसल की मूवमेंट ख़त्म हो जाए तो उसको हम कौन सी पॉलिसी कहेंगे? क्लमकीस पॉलिसी। अब आप लोग कहोगे इसको ये नाम क्यों दिया गया? अर्प और क्लमकी वाज टू फ्रेंड्स हु वाज एनाटोमिस्ट। ये दोनों एनाटोमिस्ट थे, ये लोग थे। एक ने अपर ट्रंक की इंजरी मालूम की थी और एक ने लोअर ट्रंक की पॉलिसी मालूम की थी। तो अपर ने जनाब फिर अपने नाम पे उसको अर्प पॉलिसी का नाम दिया और इस बंदे ने लोअर ट्रंक इंजरी को क्या नाम दे दिया? क्लमकी पॉलिसी का नाम दे दिया। ठीक है, देखिए दो चीज़ें हैं ना कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई बंदा कहे कि व्हाट इज पैरालिसिस, पैरालिसिस और पॉलिसी ये एक ही चीज़ है, ठीक है। और एक होता है एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया। पॉलिसी का मतलब क्या है? या पैरालिसिस, लॉस ऑफ मसल मूवमेंट। अगर हम मसल की मूवमेंट को ख़त्म करें उसको हम क्या कहते हैं? पैरालिसिस। मतलब जो बंदा पैरालाइज होता है वो फिर अपने हाथ पाँव को हिला भी नहीं सकता, उसमें जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है।
तो लॉस ऑफ मसल मूवमेंट, लॉस ऑफ मसल मूवमेंट दैट इज नोन एज पैरालिसिस, इट इज कॉल्ड पॉलिसी। लेकिन अगर सेंसेशन लॉस हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि दिस इज लॉस ऑफ सेंसेशन, ये सेंसेशन लॉस है। अगर हम किसी बंदे को टच करें और बावजूद टच करने के उसको वो फील ना हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया कहते हैं। तो वो एनेस्थीसिया जिसमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस मेंटेन हो, एक पार्टिकुलर एरिया इसकी एनेस्थेटाइज है, दैट इज कॉल्ड चॉइस ऑफ इंटरेस्ट एरिया, जहाँ पे हमने काम करना है उसको लोकल कहते हैं। और वो एनेस्थीसिया जिसमें बंदे की सारी रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाए, द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस, इसको हम क्या कहते हैं, GA कहते हैं, जनरल एनेस्थीसिया। लेकिन एनेस्थीसिया इज समथिंग एल्स विद सेंसेशन प्रॉब्लम, लेकिन पैरालिसिस इज समथिंग एल्स विद मूवमेंट प्रॉब्लम। इसका मतलब परमानेंट, मतलब अगर नमनेस और टिंगलिंग हो रही हो ना, नमनेस और टिंगलिंग, और उसके साथ टेम्पररी लॉस हो, उसको पैरास्थीसिया कहते हैं। लेकिन ये सारी न्यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर परमानेंट खत्म हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस के कई रीजंस होते हैं, डैमेज टू द ब्रेन न्यूरॉन्स, डैमेज टू द नर्व्स, कई रीजंस होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, द लीडिंग काज ऑफ राइट साइड हेमीप्लेजिया और पैरालिसिस दैट इज ब्रेन स्ट्रोक। वो क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक्स होते हैं, हिमोरेजिक स्ट्रोक्स होते हैं, डिफरेंट काज हो सकती है। ठीक है, मतलब ये है कहने का कि जो नर्व है उस वजह से हम मसल को मूव भी कर सकते हैं और उन नर्व की वजह से हम मसल के ऊपर सेंसेशन को फील भी कर सकते हैं। तो कभी कभार नर्व कुछ यूं डैमेज हो जाती है जिससे मसल मूवमेंट खत्म हो जाती है, तो हम कहते हैं कि मसल कैन लीड टू पैरालिसिस। और कभी कभार नर्व इंजरी की वजह से सेंसेशन खत्म हो जाती है तो एनेस्थेटाइज बन जाती है। तो नर्व इंजरी में लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो सकती है और लॉस ऑफ मूवमेंट भी हो सकती है, इसलिए ये पैरालिसिस के वर्ड्स आते हैं, क्योंकि इसमें जो मसल ने काम करने थे अब वो उस तरह काम नहीं करेंगे, वो पैरालाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम किसी से जोर से हाथ खींचे, या कोई बंदा है वो ऊपर दरख्त पे चढ़ चुका है, कहीं से वो जनाब उसका हाथ पांव फिसल जाए और वो नीचे आकर किसी और ब्रांच में जनाब अपने आप को क्या करे, हैंग करे, तो उसकी लोअर पार्ट पे ट्रैक्शन फोर्स लगेगी और उससे जो मोस्ट कॉमनली ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर ट्रंक होगी, दैट इज शुड बी लोअर ट्रंक। और इससे अगर आगे फ्यूचर में उस बंदे की हैंड के अंदर कोई भी मसल डैमेज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लमकीस पैरालिसिस कहते हैं। क्लमकीस पैरालिसिस के अंदर आप लोगों ने ये लिखना है मसल टू बी पैरालाइज, कि कौन से मसल पैरालाइज होंगे, मसल पैरालाइज, कि वो कौन कौन सी मसल है जो क्लमकीस पैरालिसिस के अंदर क्या होंगे, पैरालाइज होंगे। नंबर 1 इज इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड। ठीक है, इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड, मसल ऑफ हैंड। नेक्स्ट इज हाइपोटेनर मसल ऑफ द हैंड। ठीक है, ये याद रखें। इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड हम पढ़ेंगे, देयर आर 20 मसल्स इन द हैंड, उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंट्रिंसिक मसल, वो फिर आगे डिस्कस करेंगे जब हम अल्नर नर्व की बात करेंगे। इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड और हाइपोटेनर मसल ऑफ द हैंड। देखिए, अगर हम हाथ को देखें तो इस हाथ में एक बल्क है कि नहीं, इस साइड पे, और एक बल्क इस साइड पे है, एक रेडियल साइड पे है और एक अल्नर साइड पे है। दिस एरिया या दिस मसल ऑफ द हैंड इज कॉल्ड तेनार मसल। इस बल को क्या कहते हैं, तेनार, और ये इसके नीचे है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोतेनार। तो ये वाला कौन सा है, H की स्टैंड फॉर हाइपोतेनार। नाउ क्वेश्चन ये है कि जो हाइपोतेनार मसल है, अगर ये इसकी एट्रोफी हो जाए, ये साइज में कम हो जाए, इसका मतलब कि इसको आने वाली नर्व क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, इसको हाइपोतेनार मसल एट्रोफी कहते हैं। तो दिस एरिया बिकम वीक एंड इट विल बी डिक्रीज इन द साइज। नाउ क्वेश्चन ये है, ये अल्नर साइड पे है कि ये रेडियल साइड पे है, हाइपोतेनार अल्नर साइड पे है, और अल्नर नर्व अराइजेस फ्रॉम विच कार्ड, आंसर इज मीडियल कार्ड, और मीडियल कार्ड तब बनता है व्हेन देयर इज द यूनियन ऑफ C8 एंड T1। क्वेश्चन ये है कि क्लमकीस पैरालिसिस के अंदर कौन सा ट्रंक खराब होता है, लोअर ट्रंक, और लोअर ट्रंक से फ्यूचर में जाकर जो मेन नर्व निकलेगी दैट विल बी नोन एज अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व डैमेज होने की वजह से
इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड भी खत्म हो जाएंगे, और कौन सा तेनार मसल खराब हो जाएंगे, हाइपोतेनार। ये कौन सा है, शाबाश, तेनार। तेनार मसल इज सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, लेकिन हाइपोतेनार मसल इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। तो इन दोनों की जनाब एट्रोफी हो जाएगी। अब इधर देखें, अगर ये मसल एट्रोफाइड हो जाए ना, ये खत्म हो जाए, तो ये जो फिंगर है ना, ये इस तरह खींची जाएगी इस तरह, और पेशेंट जब आएगा तो उसकी लुक ऐसा होगा, दैट इज कॉल्ड क्ला हैंड। इसको हम क्या कहते हैं, जिस तरह पंजा होता है ना, इसको क्ला हैंड कहते हैं। तो क्ला हैंड विल बी द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ पेशेंट व्हेन देयर इज एट्रोफी टू हाइपोतेनार मसल, और वो तब होगा व्हेन देयर इज डैमेज टू विच नर्व, अल्नर नर्व। तो ये एमसीक्यूज है, जिस तरह मैंने इससे पहले क्लास में जिक्र की है कि रिस्ट ड्रॉप इज द इंजरी ऑफ रेडियल नर्व, तो इस तरह क्ला हैंड इज द इंजरी ऑफ अल्नर नर्व। तो यहाँ पे आप लोग इसके नीचे लेके द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन कि इस पेशेंट में जब हम देखते हैं तो इसकी जनाब जो होल हैंड है, इट विल बी लुक लाइक क्ला, so therefore it is known as a claw hand। और यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यूज ये लेके कि विच नर्व शुड बी डैमेज इन क्लम्पकी's palsy, which nerve is damaged in clumsy palsy or paralysis, answer is अल्नर नर्व। इसमें अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है, क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रखिए, अल्नर नर्व इज डैमेज इन केस ऑफ क्लम्पकी's palsy। क्लम्पकी's palsy में द मोस्ट कॉमनली डैमेज नर्व दैट इज नोन एज अल्नर नर्व। यही सारी की सारी यही क्वेश्चन बुक में भी लिखे हैं, ठीक है। तो अर्ब पालसी में अपर ट्रंक है, क्लम्पकी's palsy में लोअर ट्रंक है। अर्ब पालसी में C5 C6 रूट का मसला है, इसमें C8 एंड T1 का मसला है। अर्ब पालसी का पेशेंट जब हमें मिलता है उसकी हाथ एक्सटेंड होती है, एडक्टेड होती है, मीडियली रोटेट होती है और प्रोनेटर होती है। तो दैट इज कॉल्ड पुलिसमैन टिप एनोमली या वेटर टिप एनोमली। लेकिन इसकी जो मोस्ट कॉमन काज है बच्चों में वो है इम्प्रॉपर डिलीवरी ऑफ द बेबी इन विच देयर इज फोर्सफुल ट्रैक्शन ऑन द हैंड, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी। नेक्स्ट ये है कि क्लम्पकी's palsy में हाइपोतेनार मसल जाने की वजह से, अल्नर नर्व डैमेज होने की वजह से द हैंड विल शेप अ टाइप ऑफ क्ला हैंड, इसको क्ला हैंड कहते हैं। और क्ला हैंड तब बनता है व्हेन देयर इज एट्रोफी टू द हाइपोतेनार मसल। तो क्लम्पकी's palsy में किस नर्व की डैमेज चांसेस ज्यादा होती है, अल्नर नर्व, ठीक है। कभी कभार जनाब देखें एक और एमसीक्यूज आता है, वो एमसीक्यूज ये है कि कभी कभार C8 नहीं सिर्फ T1 का मसला होता है। तो ये T1 ब्रेकियल प्लेक्सस का हिस्सा है कि नहीं, T1। इफ देयर इज प्रॉब्लम टू T1, इस T1 से जनाब जो नर्व निकलेगी ना, दिस T1 दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक चेन। इसको क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक चेन। इसका मतलब ये है कि T1 विल अराइज सम नर्व्स व्हिच विल लेटर कैन टेक पार्ट इन सिंपैथेटिक सिस्टम। एक सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो T1 के लेवल से जितने भी नर्व्स निकलती है वो जाकर किस सिस्टम का हिस्सा बन जाती है, सिंपैथेटिक चेन। एमसीक्यूज ये है, इफ अ पेशेंट डैमेज टू ओनली T1 नॉट C8 T1 तो क्लम्पकी's पैरालिसिस है, लेकिन अगर एक पेशेंट को T1 पर डैमेज होकर उसकी कौन सा चेन खराब हो जाए, सिंपैथेटिक चेन, दैट सिंड्रोम इज कॉल्ड हॉर्नर सिंड्रोम। ये एमसीक्यूज है, उस सिंड्रोम को हम कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। So Horner syndrome is a sympathetic chain problem in which there is damage to sympathetic fiber at the level of T1। So ये T1 का मसला होता है और उसमें sympathetic chain का इशू होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो देखिए C8 और T1 दोनों की इंजरी क्लम्पकी's पैरालिसिस है, लेकिन सिर्फ T1 की इंजरी को हम क्या कहते हैं, हॉर्नर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जैक्ट काज अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन ये बिलीव किया जाता है कि हॉर्नर सिंड्रोम इज यूजुअली सीन ड्यू टू ऑटो इम्यून डैमेज। ये किस वजह से होता है, ऑटो इम्यून। व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीजेस, जो अपने एंटीबॉडीज आकर नॉर्मल टिश्यू को क्या करे, डैमेज करे। मतलब अगर इन्फेक्शन कहीं और हो और उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम क्या बनाए, एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज आकर अपने नॉर्मल टिश्यू के खिलाफ क्या करे, रिएक्ट करे, तो उसको हम ऑटो डैमेज या ऑटो इम्यून डैमेज कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि हॉर्नर सिंड्रोम इज ऑटो इम्यून डैमेज। इसकी एक काज ट्रोमा एट द लेवल ऑफ T1 भी हो सकती है, लेकिन किसी भी वजह से अगर T1 से आने वाले सिंपैथेटिक फाइबर खराब हो जाए तो ऐसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम क्या कहते हैं, हॉर्नर सिंड्रोम। अब हॉर्नर सिंड्रोम के बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए
कि व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स, किसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है ये लिखे, क्योंकि ये एग्जाम के क्वेश्चंस में आता है क्लिनिकल फीचर। तो कहते हैं कि हॉर्नर सिंड्रोम आर वेरी वेरी सिंपल टू रिमेंबर, सिंपल टू रिमेंबर। हॉर्नर सिंड्रोम आर वेरी वेरी सिंपल, SAMPLE, सिंपल। तो S स्टैंड फॉर कि दिस सिंड्रोम इज अ व्हाट, सिंपैथेटिक चेन प्रॉब्लम और पैरासिम्पैथेटिक। हाँ जी, दिस सिंड्रोम इज विच चेन प्रॉब्लम, सिंपैथेटिक चेन प्रॉब्लम। नंबर 1, ये तो जनाब सिंपैथेटिक चेन फाइबर का मसला है, इसमें सिंपैथेटिक चेन इन्वॉल्व होगी। सिंपैथेटिक चेन अगर T1 से खराब हो जाए, द पेशेंट कैन नॉट एबल टू स्वेट। ये स्वेटिंग जो है ना, स्वेटिंग इट इज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, तो फिर स्वेटिंग का खत्म होना that is called anhydrosis, no sweating at all, that is called anhydrosis। मतलब स्वेट का ना आना, जो पसीना है वो खत्म हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, एनहाइड्रोसिस। नेक्स्ट ये है कि जनाब व्हाट इज द होल इनसाइड द आई विच अलाउ लाइट टू पास इनटू द रेटिना। हाँ जी, आई के अंदर जनाब ह्यूमन आईज में इस तरह एक होल होता है, एंड दिस होल विल अलाउ द लाइट टू पास इनटू द रेटिना। दिस होल इज कॉल्ड प्यूपिल। इसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल, नाम सुना है ना। तो प्यूपिल इज अ होल लाइक स्ट्रक्चर, इसके इर्द गिर्द आयरस होता है। प्यूपिल इज अ होल लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप किसी के बिल्कुल आंखों में इस तरह लाइट मारे तो उस प्यूपिल को क्या होना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट। और जब कंस्ट्रक्ट इसलिए होता है कि जो लाइट है उसकी मैक्सिमम रेज होती है, और वो कंस्ट्रक्ट इसलिए होता है ताकि ज्यादा रेज ना जाए और रेटिना को डैमेज ना करे। तो वो कोशिश करता है कि वो रेस की एडजस्टमेंट करे। लेकिन अगर हम किसी तारीकी में जाए, बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हो जहाँ पे लाइट ना हो, तो हम बिल्कुल आंख के खोल कर देखते हैं ताकि हमें मैक्सिमम चीज़ें नज़र आ जाए। इसका मतलब ये है कि प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, प्यूपिल डायलेट भी हो सकती है। इफ द प्यूपिल बिकम कंस्ट्रिक्ट इट इज कॉल्ड मायोसिस। इसको क्या कहते हैं, मायोसिस। कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल इज कॉल्ड मायोसिस। डायलेशन ऑफ द प्यूपिल इज कॉल्ड मेड्रियासिस। इसको क्या कहते हैं, मेड्रियासिस, MYDRIASIS। मेड्रियासिस में प्यूपिल डायलेट हो जाता है, मायोसिस में प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर नॉर्मल इतना प्यूपिल है, इसमें इतना हो जाता है, और ये जनाब इस तरह बढ़ जाता है। तो याद रखें, दिस मायोसिस एंड मेड्रियासिस इज मेनली कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम खराब हो जाए, द प्यूपिल विल रिमेन एज कंस्ट्रक्टेड। M स्टैंड फॉर व्हाट, आंसर इज मायोसिस। M stand for meiosis, और meiosis is a condition which is characterized by constriction of the pupil। तो ये भी जनाब हॉर्नर सिंड्रोम का क्या है, एक पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं P। P का मतलब ये है कि ये लोग जो है ना, ये लोग ये सही तरीके से आंखें नहीं खुल पाएंगे। दिस इज कॉल्ड आईलिड्स। इसको क्या कहते हैं, आईलिड्स। ये अपर आईलिड है और ये क्या है, लोअर आईलिड है। इस अपर आईलिड को अगर हम क्या ना करें, ओपन ना कर सके, द कंडीशन इज कॉल्ड टोसिस। इसको क्या कहते हैं, टोसिस। लेकिन इसमें P साइलेंट होता है, लेकिन स्पेलिंग इज PTOSIS, टोसिस। P साइलेंट है लेकिन लिखना जरूर है। टोसिस इज अ कंडीशन इन विच समवन कैन नॉट एबल टू ओपन द आईज। मतलब अगर एक बंदा है आईज को ओपन नहीं कर पाता, उसको हम क्या कहते हैं, टोसिस कहते हैं। अब इधर देखें, अगर एक पॉइंट है जहां पे जनाब अगर एक बंदा है उसको टोसिस है, टोसिस, वो जनाब आईज ओपन नहीं कर पाता, तो ये जरूर नहीं है कि हॉर्नर सिंड्रोम ही हो। कभी कभार ये मसल वीकनेस भी हो सकता है। यहाँ पे एक मसल पाया जाता है, द मसल नेम इज कॉल्ड लेविटर पाल्पेब्राए सुपीरियोरस। ये आई का एक मसल है, सुपीरियोरस। इसको नॉर्मली आई वाले LPS कहते हैं। LPS स्टैंड फॉर लेविटर पाल्पेब्राए सुपीरियोरस मसल। ठीक है, बहुत आसान नाम है और छोटा भी है, ठीक है ना, LPS। दिस इज द मसल विच हेल्प टू कीप द आईलिड ओपन। ये आईलिड को क्या रखना चाहते हैं, ओपन। लेकिन इस मसल को सप्लाई देगा कौन, आंसर इज अ नर्व विच इज नोन एज अक्यूलोमोटर नर्व। कौन सी नर्व, अक्यूलोमोटर नर्व। नाम सुना है ना, अक्यूलोमोटर नर्व इज अ व्हाट, इट इज अ क्रेनियल नर्व नंबर 3। इसको हम क्रेनियल नर्व नंबर क्या कहते हैं, 3। जिस तरह ऑप्टिक नर्व, अक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ये क्रेनियल नर्व है ना, उसकी 3rd नंबर नर्व क्या है, अक्यूलोमोटर नर्व विच सप्लाई LPS एंड दैट इज एबल टू ओपन द आई। लेकिन इसका जनाब प्यूपिल पे कोई असर
नहीं है, याद रखे। लेकिन ये एडेंजर वेस्पाल न्यूक्लियस, सॉरी एडेंजर वेस्पाल न्यूक्लियस इन द ब्रेन को ये क्या करता है, ये मेंटेन करते हैं और ये पीपल को डायलेट करते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है, तीन चीजें हैं। अगर एक पेशेंट है वो आईज ओपन नहीं कर सकता तो इसको हम क्या कहेंगे, टोसिस। ये सिर्फ सुन ले, मेडिकल स्टूडेंट इस तरह सोचते हैं। पेशेंट आया जनाब वो आई ओपन नहीं कर सकता जनाब, तो हम सोचेंगे कि इस पेशेंट को क्या है, टोसिस है। लेकिन आपने इसकी आंख को खोल दी लेकिन इसका प्यूपिल बिल्कुल क्या है, ठीक है, न कंस्ट्रक्ट है और न डायलेट है। अ कंडीशन इन विच देयर इज ओनली टोसिस बट नो इफेक्ट ऑन द प्यूपिल, द कंडीशन इज कॉल्ड माइस्थीनिया ग्रेविस। इसको क्या कहते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस। ये मसल वीकनेस है, याद रखें, ऑटो इम्यून डैमेज। लेकिन अगर टोसिस है लेकिन इसका प्यूपिल बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, डायलेट, मिड्रियासिस है, दैट इज विच नर्व डैमेज, थर्ड नर्व डैमेज। लेकिन अगर टोसिस है लेकिन प्यूपिल क्या है, कंस्ट्रक्ट है, दैट इज हॉर्नर सिंड्रोम। जेएमसीक्यूज आता है। तो एक एक चीज अगर आप लोग को आ जाए समझ में, एग्जाम इज वेरी इजी। बस टोसिस आप लोग पकड़ ले और फिर प्यूपिल पे डिसाइड करें। टोसिस विदाउट प्यूपिलरी चेंज, माइस्थीनिया ग्रेविस। टोसिस विद डायलेशन ऑफ प्यूपिल, थर्ड नर्व डैमेज। टोसिस विद मायोसिस, थिंक अबाउट हॉर्नर सिंड्रोम। क्लियर है। नेक्स्ट जनाब इसमें आता है लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, मतलब जो रिफ्लेक्स है आई के अंदर वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो सिंपैथेटिक प्रॉब्लम है, सिंपैथेटिक चेन है वो खराब है तो रिफ्लेक्सेस भी खराब है। और ई स्टैंड फॉर इन ऑप्थेल्मस। इन ऑप्थेल्मस, व्हाट इज इन ऑप्थेल्मस? एक होता है एक्सोप्थेल्मस, एक होता है एनोप्थेल्मस। नाम सुने हैं कि नहीं? एक्सोप्थेल्मस जाम कहाँ पे होता है? एक्सोप्थेल्मस किन लोगों में होता है? वो यार याद करे, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। एक्सोप्थेल्मस के अंदर एक्सो मीन एक्सटर्नल, इसमें आईज बाहर की तरफ आई होती है। दैट इज अ हॉलमार्क ऑफ ग्रेव्स डिजीज व्हिच इज अ हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन। याद है कि नहीं? ग्रेव्स डिजीज के अंदर T3 T4 हार्मोन क्या हो जाते हैं, ज्यादा। और उन लोगों में जब हम देखते हैं तो उसकी जो आई बाल है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होती है। प्रोट्रूजन ऑफ आई बाल आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सोप्थेल्मस। लेकिन अगर किसी की आंखों को हम देखते हैं और उसकी आई बाल आंखों की अंदर की तरफ बिल्कुल गई हो तो उसको क्या कहते हैं, इनऑप्थेल्मस। इसको हम कहते हैं कि इनवर्ड बल्जिंग ऑफ द आईज, इनवर्ड अंदर की तरफ, इनवर्ड बल्जिंग। और एक्सोप्थेल्मस में क्या होता है, आउटवर्ड बल्जिंग होता है। आउट इनवर्ड बल्जिंग ऑफ आईज बाल, आई बाल, दैट इज नोन एज द आईज इनऑप्थेल्मस। तो देखें, इफ यू पीपल रिमेंबर दिस, दिस इज द mnemonic SAMPLE, sample. Sample is the mnemonic how to remember simply the features of Horner syndrome. So Horner syndrome is sympathetic chain problem, but it should be known at the level of which answer is T1. The patient will have no sweat, anhidrosis, meiosis, ptosis, loss of reflexes in the eye, and inward bulging of the eyes, that is enophthalmos. इसकी तुक क्या बनती है कि हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया, बिकॉज ब्रेकियल प्लेक्सिस स्टार्ट फ्रॉम T5 टू T1 एंड इट इज वन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी बिकॉज इट इज अकोरिंग एट द लेवल ऑफ T1। ये T1 लेवल पे आ जाती है, ये ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी का हिस्सा है। ठीक है जी। तो ये ब्रेकियल प्लेक्सिस था, इससे पहले ज्यादा मेहनत आप लोगों ने उस पर करनी है। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस के बाद हमने आने वाले क्लासेस में डिटेल से पढ़ना है एक्सिलरी नर्व क्या है, रेडियल नर्व क्या है, और उस एक एक नर्व को डिस्कस करने पे घंटा घंटा लेक्चर है। ठीक है ना? तो वो आप लोगों को मजीद ये चीज़ें रिवाइज होती जाएगी, लेकिन द की थिंग इज टू कीप रिमेम्बरिंग अगेन एंड अगेन, उसको बार बार दोहराना। ठीक है? अगर एक दफ़ा वो आप लोगों के जहन में आ गई कि उसको बार बार दोहराएंगे तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है? आगे एक टॉपिक पढ़ाऊँ कि बस नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोगों को मैंने जनाब वो ईमेल आप लोगों के ठीक है ना, सब ने जो कल किए हैं ईमेल जो आप लोग